नमस्कार, मैं गणेश राव। आप देख रहे बीबीजी न्यूज़ तुमसर। समाज में बच्चों के पढ़ाई के बारे में कई पालक चिंतित हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है और इसी समस्या पर आज चर्चा करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ है रोशन रामटेके, जो मोटिवेशनल ट्रेनर है और एडेंस पॉइंट तुमसर के संचालक भी है। रोशन रामटेके का परिचय ऐसा है कि इनको 2021 में इंडियाज 100 टीचर और 2022 में पेसैक इंटरनेशनल की तरफ से बेस्ट टीचर करके सम्मानित किया गया है। नमस्कार। नमस्कार सर, एक महत्वपूर्ण समाज का विषय है और कई पालक मुझे शिकायत भी करते हैं, चर्चाओं में बातें भी होती है। समस्या ये है कि कई पालक की शिकायत ये होती कि बच्चे लगन से पढ़ाई नहीं करते। उसका क्या कारण है? देखिए, लगन से पढ़ाई ना करना मतलब पढ़ाई पर फोकस ना कर पाना। अच्छा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसे हम डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। अब जनरली जब भी हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि दिन भर मोबाइल में लगा पड़ा रहता है, पढ़ाई जब भी करता रहता है, 10 मिनट पढ़ेगा फिर मोबाइल उठा लेगा। हम जब भी बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की बात करते हैं। मोबाइल एक एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन है। हमें बात करनी चाहिए एक इंटरनल डिस्ट्रक्शन की। एक्चुअली डिस्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। तो हम जब भी बात करते हैं तो एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन मोबाइल और सिर्फ मोबाइल। बट इंटरनल डिस्ट्रक्शन के बारे में हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं। बराबर। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में डे ड्रीमिंग, मतलब बैठा हुआ है, पढ़ रहा है और कुछ तो नया ही सोच रहा है। माइंड वॉन्डरिंग करना, मतलब दिमाग में कुछ और बाहर की बातें चलते हुए रहना, ये सारी चीजें आती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो सबसे प्रमुख कारण ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है, जो हमें दिख नहीं पड़ता, जो हमें दिखाई नहीं देता है। Yes. और हमें उसी के ऊपर, बच्चों के ऊपर काम करना होगा। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम बच्चों का मोबाइल 7 दिन ना दे, 8 दिन ना दे, उससे छुपा कर रख दे, या फिर उनके सामने हम भी मोबाइल ना यूज करें। तो इस मोबाइल के, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बराबर है, इस मोबाइल के इसको हम हटा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन को हटा सकते हैं। लेकिन इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हमें बच्चों से डिस्कस करके मिलेगा और वो किस तरीके से हटाना चाहिए वो हमें सोचना होगा, वो हमें समझना होगा। देखिए, डिस्ट्रैक्शन हटाने के लिए सबसे मुख्य कारण होता है हमारा पर्पस, हमारा गोल, हमारा एनवायरनमेंट, कि हमारा पर्पस क्या है। अगर मेरे पास कुछ काम करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं, तो मैं क्यों वो काम करूंगा। तो मुझे बच्चों को एज अ पेरेंट बताना होगा कि आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है। पहले मकसद दिखाना पड़ेगा। बराबर, कि आपका मकसद क्या है। अच्छा, और आपका गोल क्या है, और आपको उस स्टूडेंट्स को उतना उस एनवायरनमेंट देना होगा कि उस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पढ़ सके। तो वो धीरे धीरे कर इस डिस्ट्रैक्शन से वो दूर हो पाएगा। सर, आप बोल रहे हैं कि बच्चों में गोल निर्माण होना चाहिए और गोल का मकसद भी होना चाहिए। पर्पज क्या है भाई, अपन क्यों बनना चाहिए। तो इसमें पालक की क्या भूमिका है, पालक ने क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि गोल क्या है और एम क्या है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसा अगर किसी बच्चों को डॉक्टर बनना होगा तो वो सबसे पहले 10th करेगा, फिर 12th करेगा, फिर नीट के एग्जाम को क्रैक करेगा, फिर एमबीबीएस की पढ़ाई करेगा और उसके बाद वो डॉक्टर बन पाएगा। अब यहां पर जो है 10th और 12th और नीट की एग्जाम और हमारा एमबीबीएस, ये हमारा गोल हुआ और डॉक्टर बनना मेरा एम हुआ। बराबर, सही बात बोले आप। तो सबसे पहले हमें बच्चों को बताना होगा कि उसके गोल्स क्या है और उसके एम्स क्या है। गोल एक्चुअली हम पेरेंट्स ने बच्चों को सेट करके देना चाहिए। हम पेरेंट्स जनरली कहते हैं कि तू इसी तरीके से डॉक्टर बनेगा क्या, अभी 10th में है, ऐसी पढ़ाई करेगा तो डॉक्टर बनेगा क्या। उसे 10th में हमें सिर्फ ये बताना है कि वो 10th में है और उसे 10th की पढ़ाई करनी है। इससे होता क्या है कि जब हम बच्चों को कहते हैं कि तू 10th में है और तुझे डॉक्टर बनना है तो इसी तरीके से बन पाएगा क्या, तो वो उसके ऊपर बर्डन आते हुए जाता है और बर्डन आने की वजह से वो डिप्रेशन में जाना स्टार्ट करता है। और इसके वजह से वो जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, जैसे आपने कहा मोबाइल, तो वो उसकी तरफ इंटरेक्ट होने चालू ज्यादा होता है उस तरफ, क्योंकि वो चीज मोबाइल ऐसा है कि वो हमें उस डिप्रेशन से बाहर निकालने का काम करता है।
और इसीलिए बच्चा उस मोबाइल की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। तो हमें बच्चों को गोल सेट कर देना चाहिए, सही बात। और एम बच्चों का होना चाहिए, और पालक ही ये ज्यादा अच्छे से कर सकता है। हाँ, पालक ही ज्यादा अच्छे से कर सकता है। एज अ टीचर उसे टीचर मोटिवेट कर सकता है, लेकिन पालक जो है उसे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज का गोल सेट कर दे सकता है। यानी टीचर की भूमिका जितनी महत्वपूर्ण है, पेरेंट की भी भूमिका उतनी महत्वपूर्ण है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल उतनी महत्वपूर्ण है। बट आज जनरली हो ऐसा रहा है कि पेरेंट्स किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को डाल देते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारा टीचर की, बिल्कुल और सारा कर्तव्य उन्होंने निभा चुके हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट और अच्छे से स्कूल में भेजकर। आज हमारे साथ वही प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों के साथ में कभी भी बैठकर इंटरेक्ट नहीं कर पाते कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। हम उन्हें मोटिवेट नहीं करते हैं, हम उन्हें डिमोटिवेट हर स्टेप में करते रहते हैं कि ऐसा करेगा तो वैसा होगा, ऐसा पढ़ना चाहिए, नहीं तो वो आगे जा रहा है, तू पीछे रह रहा है। तो बच्चों को डिमोटिवेट करना छोड़िए, हम उन्हें सिलेबस के बारे में बताते हैं कि हाउ टू लर्न द सिलेबस। यस, बट हम उनके जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें दूर नहीं कर पाते। अदर डिस्ट्रैक्शंस जो है हम उन्हें दूर नहीं कर पाते। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट होगी कि बच्चों को मोटिवेट करिए ज्यादा से ज्यादा और उनके इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को समझिए और उन्हें छोटे छोटे गोल्स दीजिए और उस गोल्स के साथ में कुछ चैलेंजेस दीजिए ताकि वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से निकल सके। कई पालकों की शिकायत है कि मेरा बच्चा पढ़ता है परंतु उसको याद नहीं रहता, कुछ दिन के बाद में वो भूल जाता है। कई बार होता है कि पढ़ते हैं अपन पर याद नहीं रहता। इसमें क्या ट्रिक्स है कि बच्चों ने कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, ये हर बच्चे का प्रॉब्लम है कि जब भी बच्चा पढ़ तो लेता है और कहता है सर एग्जाम आ गई, एग्जाम में पेपर लिख रहा था, पेपर लिखते वक्त याद नहीं हो रहा, मैं इस चीज को भूल गया था, फिर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में होती है। इन सारी चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती है स्टडी ट्रिक्स जिसे हम ट्रिक्स कहते हैं। स्टडी टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कहा जाए कि हम खा कितना रहे और पचा कितना। अब मुझे अगर सपोज आज मेरा पेपर है और मैं आज पेपर में मैंने सोच लिया कि 10 चैप्टर्स मुझे आज पूरे पढ़ने हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। तो मैं कितना पढ़ पाऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसे पढ़ पाऊंगा हम अगर बात करें कैसे पढ़ पाऊंगा, इसके बारे में आप यदि पेरेंट को कुछ सलाह दे तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बिल्कुल। देखिए, जब भी हमें कुछ पढ़ते हैं और बाद में हम भूल जाते हैं, इसके लिए हम 2 टर्म्स को समझते हैं, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी और एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। जो भी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है हम 2 दिन 4 दिन में भूल जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरीज हमारे बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। हो सकता है इंसान जब तक जिंदा है तब तक याद रहती है। हाँ, बहुत सारी बातें ना बचपन की अपने को याद है। हाँ राइट, हमें बचपन की बहुत सी बातें याद है कि हमने बचपन में ऐसा किया था, हमने वैसा किया था। अब ये याद क्यों है? ये टेक्निक बताइए कि आप ये बच्चों को याद कैसे रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमें ना नर्सरी में ABCD पढ़ाई गई। यस, लेकिन आज भी वो हमें याद है और 70 साल के जब होंगे तब भी याद रहेगा। इसका रीजन अपना नाम, रिश्ते है, कोई दोस्त है। अब ये चीज क्यों होती है? तो इसका सबसे बेस्ट रीजन है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब पावर ऑफ विजुअलाइजेशन की बात करें, ये होता क्या है? तो देखो, नर्सरी में ABCD पढ़ाते वक्त हमें ना एप्पल का फोटो दिखाया गया था। वो एप्पल हमें याद रह गया, वो फोटो हमें याद रहेगी। जैसा अगर उदाहरण कहूं कि अगर मुझे सपोजली किसी ताजमहल पर ऐसे लिखना है, तो मुझे ताजमहल को ना अपने मेमोराइज में दिखाना होगा कि ताजमहल कैसा दिखता था। जब भी मैं ताजमहल के बारे में अगर पढ़ रहा हूं तो मैं उसे विजुअलाइज करना चालू करूं, चित्र अपने ब्रेन में लाना पड़ेगा। भले ही ताजमहल नहीं दिख रहा है पर अपने को ब्रेन में वो लाना पड़ेगा। तो होता यह है कि बाय साइंटिफिकली प्रूफ, इट इज साइंटिफिकली प्रूफ कि जो भी चीजें हम इमेज फॉर्म में दिखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है इंस्टेड ऑफ लर्निंग और रीडिंग। मतलब जो हम बोलते हैं और सुनते हैं उससे ज्यादा वो चीज याद रहती है, दिखने से ज्यादा याद रहती है। तो हमें पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को समझना होगा और उस पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पर हमें काम करना होगा। आपने विजुअलाइजेशन जो बताया सही है कि आप मस्तिष्क में वो चित्र लाइए और
उसको याद करने पे आपको ज़्यादा रिमाइंड होता है। परंतु इसके अलावा भी कोई और टेक्निक आप यदि पेरेंट्स को बता पाओगे तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सेकेंड टेक्निक को हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स। यूजेस ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स एंड फीलिंग्स। अब सेंसरी ऑर्गन्स जैसे हम बात करें तो 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे स्किन, नाक, मुंह, मतलब जो हम बात कर रहे हैं आईज। तो ये जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं इनका मैक्सिमम यूज करना। अच्छा। चलो एक और एग्जांपल की तरह से समझते हैं। किसी भी बच्चे को उसकी एक फेवरेट सीरियल या तो फेवरेट मूवी के बारे में पूछ लीजिए कि कल या हफ्ते भर पहले उसके मूवीज में क्या हुआ था या उस सीरियल में क्या हुआ था, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। लेकिन अगर उसे कोई 3 दिन पहले का एक क्वेश्चन आंसर आप पूछ लीजिए तो वो लटक जाएगा और उसे वो याद नहीं। पढ़ाई के बारे में पूछो तो थोड़ा लटक जाता है, लटक जाए बराबर। तो अब इसमें क्या करना होगा कि जब हमने सीरियल देखा तो हमने ना उसमें अपना मैक्सिमम सेंसरी ऑर्गन्स को यूज किया। जैसे मैंने मूवी को आंखों से देखा, कानों से सुना और उसे फील किया। अब क्या हुआ कि मैंने जब अपने इतने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज किया तो वो एक एज अ इमेज मेरे ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सेट हो गया। अब यही चीज हमें पढ़ाई के साथ में करना होगा। पढ़ाई के साथ में हमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करना होगा। एग्जांपल थोड़ा पढ़ाई करते हो। हाँ बिल्कुल। जैसे सपोजली अगर मुझे कोई क्वेश्चन आंसर याद करना होगा तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक टेबल पर बैठ गया हूँ सिंपली, और टेबल पे बैठ के बस मैं रटने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज को या याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है बहुत बार। अब ना इंस्टेड ऑफ जब मैं उसको याद कर रहा हूँ तो सिर्फ 2 ही चीजें यूज कर रहा हूँ। मैं एक तो आंख यूज कर रहा हूँ और अपना कान यूज कर रहा हूँ, एंड थर्ड वन इज मैं मुंह से बात कर रहा हूँ, तो वो साउंड मेरे पास आ रहा है। लेकिन अगर इंस्टेड ऑफ दैट कि अगर मैं उसे राइटिंग कर भी देख लूं, साथ में लिखना स्टार्ट कर दूं, बोलना भी स्टार्ट कर दूं, तो मैं इंस्टेड ऑफ 2 सेंसरी ऑर्गन्स की जगह मैं 4 यूज कर रहा हूँ। तो जब मैं 4 सेंसरी ऑर्गन्स यूज करूंगा, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, तो ये मेरा आउटपुट भी मुझे अच्छा देगा। और जब मैं पेपर में जाऊंगा तो मुझे एकदम से याद होगा कि मैंने इस लाइन को इस सेंटेंस के बाद में लिखा था और इसके बाद ये था। सो दैट इज द बेस्ट वे कि एक सेंसरी ऑर्गन्स को प्रॉपरली यूज करके आना चाहिए बच्चों को। और उसे प्रॉपरली यूज करते करते मैं तीसरी टेक्निक की बात करूंगा जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, ये क्या चीज है? हाँ, ये पोमोडोरो टेक्निक एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। अगर आपने देखा होगा तो स्कूल्स में जो हमारी क्लासेस टाइम होता है, एक पीरियड का टाइम 45 मिनट्स होता है, बराबर है। अब एज अ गवर्नमेंट रूल उन्होंने 45 मिनट्स का ही क्यों रखा होगा ये हमने कभी नहीं सोचा। नहीं। तो इसी के पीछे छुपी है पोमोडोरो टेक्निक। एक्चुअली हमारा ब्रेन हर 45 मिनट के बाद थक जाता है। अच्छा। तो हम अगर सपोजली फ्रॉम द स्टार्टिंग मैं सवेरे 6 बजे से बैठा हूँ पढ़ाई करते हो और अपनी जगह से हिला ही नहीं, 9 बजे तक मैंने पढ़ लिया, मेरे अकॉर्डिंग मैंने 3 घंटे पढ़ाई की है, बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकली सिर्फ मैंने 45 मिनट पढ़ा। दैट मीन्स आई वेस्टेड माई टाइम। बाकी सब वेस्ट हो गया है। अच्छा। आपको क्या करना है कि हर 45 मिनट के बाद या मैक्सिमम 1 घंटे के बाद एक 5 मिनट का रिलैक्सेशन लेना है। अब उस रिलैक्सेशन में ऐसा नहीं है कि मैंने मोबाइल पकड़ लेना है या ये चीजें देखना है या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाना है। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, स्ट्रेस योर हैंड्स और अपने बॉडी को फुल्ली रिलैक्स कर दो। एक सिप पानी पी लो और 5 मिनट रिलैक्सेशन होने के बाद फिर नेक्स्ट 45 मिनट्स के लिए अपने टाइम को दे दो। तो ये बेस्ट टेक्निक होगी क्वेश्चन आंसर्स या फिर जो भी चीजें हम याद कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यूड अच्छे से समझने के लिए और याद रखें। यानी इससे ब्रेन को थोड़ा समय मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, वो थोड़ा आराम से समझ पाएगा उस चीजों को। सर, एक शिकायत ऐसी भी है, मैं कई स्टूडेंट से बात किया, एक शिकायत ऐसी कि सर हम पढ़ाई करते हैं, याद कुछ दिन रहता है और बाद में वो भूल जाता है। तो इसके बारे में आप स्टूडेंट को क्या राय दोगे और क्या सलाह दोगे? बिल्कुल, ये जो आपका जो प्रश्न था वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। मैक्सिमम पेरेंट्स और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही कहना होता है,
सर हमें भूल जाते हैं। अब जैसा एग्जांपल दे दूं, ये आदत ना, ये प्रॉब्लम उनकी नहीं है। सीरियल नहीं भूलेंगे या दोस्तों का इंटरेक्ट नहीं भूलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्चुअली आदत उनकी भी नहीं है, ये आदत हमारी भी है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि मैं कहीं चाबी रख दिया हूं और भूल गया हूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब उस चाबी को ढूंढने के लिए हम करते क्या है, तो हम क्या करते हैं कि हम उस चाबी को कहाँ रखा था उस चीज को रिकॉल करने की यस यस यस, फिर याद करते अपन में कहाँ कहाँ गया, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी चीज को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल, है ना। तो इस एक्टिव रिकॉल की प्रोसीजर को अगर हम अपना ले तो बहुत अच्छे तरीके से हम उस भूले हुए क्वेश्चंस को, जिसको जो हमें प्रॉब्लम है कि हम भूल जाते हैं, उस चीजों को कहीं हद तक हम सफल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना यह होगा कि सपोज एक मान लेते हैं आज मैंने कोई एक क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिया। अब वो क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने के बाद बच्चे क्या करते हैं कि मुझे याद हो गया करके उसे छोड़ देते हैं, है ना। और दोबारा वो सिर्फ एग्जाम के वक्त ही एक बार रिवाइज करना है करके याद। यस यस। तो हमें क्या करना है, बच्चों ने स्पेशली ध्यान देना चाहिए इस बात की तरफ कि हमें क्या करना है कि एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे नेक्स्ट डे सिर्फ रीड करना, याद नहीं करना है, रीड करना है, सिर्फ रीड करना है। 2 से 3 बार करना है या जोर से करना है, जैसे मतलब लाउडली उसे सिर्फ रीड करो। हाँ, सिर्फ रीड, हम उसे याद करने नहीं बोल रहे, याद तो उसने कल ही कर लिया। हम सिर्फ उसे रीड करेंगे, 2 से 3 बार सिर्फ उस क्वेश्चन या आंसर को रीड करेंगे और उसे भूल जाएंगे कि ठीक है अब हो गया, इसको मुझे याद नहीं करना था, मैंने कल याद कर लिया। अब सेकेंडली, पहले दिन मैंने ये प्रोसीजर किया, अब पहले दिन के बाद मैं तीसरे दिन ये प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। अच्छा, रिपीट। फिर तीसरे दिन मैं उसे वही 3-4 बार पढ़ लूंगा और फिर छोड़ दूंगा। अब तीसरे दिन के बाद अब रिपीट मैं वही प्रोसीजर 7वें दिन अप्लाई करूंगा वही क्वेश्चन के साथ में। अच्छा। और 7वें दिन के बाद 15 डे में और 15 डे के बाद 1 महीने में। तो अगर मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करूं तो पेपर आने तक आई गारंटेड, इट इज साइकोलॉजिकल प्रूवन कि हम उस आंसर को कभी बोल नहीं पाएंगे। तो इट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। यानी एक बार करने से नहीं होगा, आपको उसको बार बार ब्रेन से वो फोटोकॉपी निकालना पड़ेगा। यस, इसलिए मैंने वो कहा था पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और मैंने इसलिए आपको कहा था कि रीड करना है। तो जब हम उसे रीड करते हैं तो वहां पे काम करता है हमारा पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और एक छोटी सी एक ये होगा, कभी भी इवन हमने पेरेंट्स ने भी ये चीज करनी चाहिए। हमें ये करना होगा कि रोज रात सोते वक्त सिर्फ जस्ट 10 मिनट अपने आप को अपने लिए समय देना होगा। अच्छा, सोचना होगा। मुझे सोते वक्त फ्रॉम द मॉर्निंग, सवेरे जब मैं सोकर उठा तब से बेड पर आने तक के मैंने क्या क्या चीजें की है उसे माइन्यूटली सोचना होगा। अच्छा। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि हमने क्या किया है, हमें क्या करना है। जो सक्सेस पर्सन है वो रात को ही ज्यादा करके, बिल्कुल यही चीजें करते हैं। उसको बोलते हैं कि खुद सोचना, सवाल करो और उसको खुद ही जवाब आंसर दो। तो मुझे उसे ना माइन्यूटली सोचना होगा हर पल पर कि मैंने सवेरे मॉर्निंग से रात में बेड पे आने तक क्या चीजें किया। इससे 2 बेनिफिट्स हैं। इससे पहला बेनिफिट होगा कि बच्चों की ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी। वो जो कहते हैं बच्चे कि सर मुझे समझ में नहीं आता, मुझे देखता हूँ याद नहीं होता या जल्दी समझ में नहीं आता, इससे उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ में जो भूल जाने वाली बीमारी वो दूर हो जाए। आदत, बीमारी बोलने के बजाय अपन हम उसे आदत बोलते तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, तो वो आदत उनकी दूर हो जाएगी। सर धन्यवाद, आपने इतना आपका अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।